कहाँ है वो? मुझे देखना है उसे। योगेश, रहने दो, हम अपना काम कर रहे हैं। मुझे एक बार मिलना है उन लोगों से। इसे एक बार मुझे मिलने दो। देखो योगेश, वो दोनों इस वक्त कानून की हिरासत में है। अब कानून अपने हिसाब से निपटेगा उनसे। एक बार मुझे उनसे निपटना है। प्लीज सर, मुझे एक चांस दो। मुझे उनसे पूछताछ करनी है। वो दोनों सिर्फ मौर है, असली मुजरिम कोई और है सर। हम इस मामले की तह तक जाएंगे। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, सब तक लिए जाएंगे। रंजीत और किशोर के अलावा एक तीसरा नाम भी सामने आया है। कौन है वो? एक टीम गई है उसे उठाने। नाम क्या उसका? ये हम अभी नहीं बता सकते। पहले हम उस तीसरे से पूछताछ करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे। आप जब उसकी पूछताछ करेंगे, मुझे भी वहां पे रहना है। ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा आक्रोश समझ सकता हूं, लेकिन हमें हमारा काम हमारे तरीके से करने दो। योगेश, खुद से कुछ करने की सोचना भी मत। फैमिली है तुम्हारी, फैमिली के बारे में सोचना। इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी वर्तमान में जो हो रहा था और करीबी भविष्य में जो होने जा रहा था, उसकी जड़ थी करीबी अतीत में हुआ एक हादसा। मंदिर में काजल, काजल जल्दी कर। हाँ आई भैया। आयुष, आयुष टिफिन तो लेते जा। संभाल संभाल के। बाय मम्मी। बाय मम्मी। बाय। संभाल के जाना और साथ में रहना। हाँ। हाँ। चलो डागर जी, निकलता हूँ। क्या बात है रंजीत, बड़ी सस्पेंस वाली नज़र से घूरे जा रहे हो हमको। एक काम है, करेगा? साथ में करना है, अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं ठहरा प्लम्बर और तू ठहरा भजिया तलने वाला। इसमें तो मुझे कोई पैसे नज़र नहीं आ रहे। तू कौन से काम की बात कर रहा है? एक काम, कीमत अच्छी है लेकिन थोड़ा टेंशन वाला है। बोल, होएगा तेरे से? तू काम तो बोल। और है कौन जो हमें इतनी कीमत देगा? कितने पैसे मिले थे? साहब, दोनों को लाख लाख मिलने वाला था। 10-10 हज़ार एडवांस भी दिया था और 90-90 हज़ार जो बाकी था वो बाद में मिलना था। किसके बाद में? काम के बाद में साहब। तो 1-1 लाख रुपए के लिए तुम लोगों ने ये काम किया। 460। अरे मंजीत जी, पैसे तो लेके जाइए। ये दवाई है कैसे लेनी है? मतलब चाचा, खाना खाया आपने? हाँ खा लिया। ठीक है, तो ये इसमें से एक गोली अभी खाइए आप, ठीक है? ये लीजिए पानी। और ये जो 2 गोली है, सुबह, दोपहर और रात को खाना खाने के बाद लगातार 4 दिन तक लेनी है। बेटा ये वो पैसे जो अगले हफ्ते दूं तो? अरे चाचा, पैसे कहाँ भागे जाएंगे? हाँ, आप तबीयत का ख्याल रखिए। योगेश भैया, मेरी दवाइयाँ आ गई। सब आ गई है, मैंने अलग से निकाल के रखी है। अब जरा बता भी दीजिए कब कब कौन सी लेनी है? देखिए, ये जो 2 गोली है, सुबह नाश्ते के बाद 3 दिन तक लगातार लेनी है। बोलिए सुनील जी, लाइए। एक सेकेंड सुनील जी। हेलो, हाँ बोलो पार्वती।
आयुष अभी तक घर नहीं पहुंचा है कोचिंग क्लासेस से। अरे आता होगा, बस छूट गई होगी। पर अंधेरा हो गया। अंधेरा होने से पहले हमेशा आ जाता है, दूसरी बस पकड़ के आ जाता। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। अरे तो गेम खेलकर मोबाइल की बैटरी खत्म कर दी होगी ना। तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। अच्छा। The number you have called is currently switched off. चाचा 2 मिनट ना। पीटी कोचिंग क्लासेस? मैडम मैं आयुष तिवारी का फादर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए सर। आयुष की क्लास अब तक चालू है क्या? नहीं तो 9th स्टैंडर्ड की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और सारे बच्चे घर जा चुके हैं। अभी तो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की क्लासेस ही चल रही हैं। जी ठीक है। 8:15 होने आए हैं। अब तक तो दूसरी क्या तीसरी बस भी मिल जाती, घर भी पहुंच जाता। मैं दुकान बंद करके तुरंत निकलता हूँ। हाँ, रास्ते में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखिए योगेश जी, 3:35 पे एंट्री पंच हुई आयुष की। और फिर ये देखिए 6:05 पर एग्जिट पंच हुई है। 2 क्लासेस थी आज। पहली क्लास 3:45 से शुरू हुई थी, जो करीब 4:45 बजे खत्म हुई, और दूसरी क्लास 4:55 से करीब 6 बजे तक चली थी। पता नहीं फिर क्यों वो घर पर लौटा नहीं अब तक। मोबाइल भी बंद आ रहा है उसका। हो सकता है किसी फ्रेंड के यहाँ चला गया हो। नहीं पार्वती, स्कूल के दोस्त नहीं, ट्यूशन क्लासेस के दोस्त, जिसके घर पे आयुष जा सकता है। वो चेक किए? हाँ किया ना। 2 दोस्त हैं, अमित और रूपेश, दोनों से बात हुई। अमित और आयुष तो एक ही बस में घर आते हैं। तो क्या बोला अमित? उसने कहा आयुष आज बस स्टैंड तक आया ही नहीं। तो कहाँ गया होगा? उसने बताया नहीं अंकल। हम बस क्लास से निकले और मैं बस स्टॉप की तरफ चला गया। कल का ज्योमेट्री टेस्ट प्रिपेयर हो गया? नहीं यार, मेरा हो गया। घर पे आके करना पड़ेगा। चल बाय बाय, मैं जाता हूँ। चल बाय। तुमने पूछा नहीं आयुष को कि कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों रोज साथ में आते जाते हो ना? नहीं अंकल, हमेशा हम साथ में नहीं लौटते। ज्यादातर तो आयुष नथुदा स्टॉप से बस लेता है। बेटा मैंने वहाँ भी चेक किया लेकिन कहीं नहीं मिला। भाई साहब, आपने दूसरे बच्चों के घर पर चेक किया क्या? मम्मी, आयुष की मम्मी के फ़ोन के बाद मैंने हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स को फ़ोन करके पूछा, लेकिन आयुष किसी के पास नहीं था। कहाँ गया होगा? आयुष कहाँ हो बेटा तुम? 9:30 बज गए बेटा। पागलों की तरह सारा उज्जैन छान मारा। तिवारी बात सुन। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन हूँ से क्या मतलब है बे? हूँ कोई, बात सुन मेरी। आयुष का फोन तुम्हारे पास कैसा है? आयुष का फोन उसकी जेब में ही था, मैंने निकाल लिया और तेरे आयुष को अपनी जेब में डाल लिया। उसे बाहर निकलवाना तो अब टैक्स लगेगा, सिर्फ 3 लाख। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? दो आयुष का फोन दो। योगेश तिवारी अगवा किया मैंने तेरे बेटे को। उसे जिंदा देखना चाहता है ना तो 3 लाख रुपए तैयार रख। कौन बोल रहे हैं भाई साहब? वो सब छोड़ और पैसा तैयार कर। वैसे ताकत है तेरे में, इतनी अच्छी खासी मेडिकल की दुकान है। 3 लाख तो तेरे लिए हाथ की मैल है। पैसा दे दे, आयुष तेरे को वापस मिल जाएगा। फिर फोन करूंगा। हेलो हेलो हेलो। The number you have called is currently switched off. आयुष,
जब फिरौती का कॉल आया तब आयुष की सेलफोन की लोकेशन नालखेड़ा थी। नालखेड़ा, यहाँ से करीब 2.5 घंटे की दूरी पर। नालखेड़ा? लेकिन कैसे? आयुष की फोटो मिली योगेश? नहीं सर, मैं मेरी वाइफ को फोन करके बोलता हूँ फोटो भेजने के लिए। गुड, उनको बोलो अभी भेजें। नालखेड़ा पुलिस से कांटेक्ट करो। फोन की लोकेशन नालखेड़ा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि विक्टिम भी नालखेड़ा में हो। एक से ज्यादा किडनैपर हो सकते हैं। हो सकता है किडनैपर घूम घूम के हमें कॉल कर रहा हो गुमराह करने के लिए। फोटो? फोटो क्यों चाहिए उसकी? आयुष कहाँ है? सब समझाऊंगा लेकिन बाद में। अभी मुझे आयुष की फोटो चाहिए, जल्दी। नहीं, पहले आप बताइए मुझे क्यों चाहिए फोटो, क्या हुआ है? पार्वती, आयुष को किसी ने किडनैप कर लिया। हिम्मत रखना प्लीज पार्वती। मैं कुछ नहीं होगा, आयुष को कुछ नहीं होगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन में ही हूँ। मुझे जल्दी आयुष की फोटो भेजो प्लीज। मम्मी क्या हुआ? काजल, पापा को जल्दी से आयुष भैया की एक फोटो मैसेज कर, जल्दी से भेज एक फोटो। आयुष को अगर कोचिंग क्लास के बाहर से उठाया जाता तो उसने शोर जरूर मचाया होता, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। जी मतलब किडनैपर कोई जान पहचान वाला हो सकता है जिसके कहने पर आयुष बड़ी आसानी से उसके साथ चला गया हो। तुम्हें किसी पर शक है योगेश? नहीं सर, शक तो किसी पर नहीं है सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? रोज ट्यूशन क्लासेस के बाद म्युनिसिपल बस लेकर आयुष घर आता है अपने आप से। सर, आयुष की फोटो 2 मिनट में फैक्स होगी, तब तक आप नाकाबंदी बढ़ा दो। पूरी संभावना है कि बच्चा किसी व्हीकल में। उसकी लास्ट सेलफोन लोकेशन नालखेड़ा बता रहा है। सारे होटल्स, लॉजेस, सारे वीराने, हर जगह चेक करो। बच्चे की उम्र 14 साल है। 14 साल का लड़का अगवा किया गया है। नाम आयुष तिवारी, स्काई ब्लू टी शर्ट और नीली जीन्स पहना हुआ था। रिपीट, उम्र 14 साल, स्काई ब्लू टी शर्ट और नीली जीन्स पहना हुआ था। बेटा, हम पुलिस से हैं। मैंने मिसेस तिवारी का फ़ोन मेरे फ़ोन के साथ पैच कर दिया है। सारे कॉल सेंट्रल लाइन से रूट कर दो और कॉल लोकेशंस की लॉग भी चाहिए मुझे। ओके। कौन उठा ले गया मेरे बच्चे को? किसने किया है ये सब? पार्वती जी, फिलहाल हमें बस इतना पता है कि आपका बेटा अगवा हुआ है और फिरौती की मांग हुई है। हमें ये नहीं मालूम कि वो लोग कौन हैं, लेकिन इतना मालूम है कि आपके बेटे को आपके पास लौटाएंगे। कब? जल्दी। वो लोग कभी भी आपके फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आयुष के साथ साथ आयुष का मोबाइल फ़ोन भी है उनके पास। सर, योगेश जी का फोन सर्वेलेंस पे डाल दिया गया है। नालखेड़ा नाकाबंदी बढ़ा दी गई है, पर अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता सर, कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा? नहीं सर, पूरा चैतन्य नगर मुझे जानता है। मैं सबको दवाइयाँ बेचता हूँ। थोड़ा दिमाग पर और जोर डाल। तुम्हारी शॉप अच्छी चल रही है जिसकी वजह से फिरौती मांगी गई, पर किडनैपिंग की क्या कोई और वजह हो सकती है? मतलब किसी एम्प्लॉय के साथ कोई झगड़ा? नहीं सर, छोटी सी दुकान है मेरी, मैं अकेले ही धंधा संभालता हूँ, कोई हेल्पर भी नहीं मेरे पास। जैसा कि किडनैपर ने बोला वो फिरौती के लिए तुम्हारा फोन करेगा। हमने तुम्हारे फोन के साथ साथ तुम्हारी वाइफ का फोन भी सर्विलेंस पर डाल दिया है। हमारे 2 आदमी तुम्हारे घर के बाहर पहरा दे रहे हैं इस वक्त। तुम्हारे बेटे आयुष की फोटो और डिटेल्स पूरे जिले में सर्कुलेट हो रही है। तो अब इंसान, जब तक कि कोई खबर नहीं आ जाती या किडनैपर का कॉल नहीं आ जाता। देखो योगेश, 11 बज गए हैं। मुझे लगता है इस वक्त तुम्हें घर जानी चाहिए। आपको पता है मेरा बेटा अगवा हुआ है सर। जानता हूँ योगेश, लेकिन हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपके बेटे को सही सलामत वापस लाने में। सर, इस इलाके में कोई सीसीटीवी है नहीं वैसे, पर हाँ, मेरी क्लासेस के अंदर और बाहर दोनों जगह आप चाहें तो वो दिखा सकता हूँ आपको। दिखाइए। 12 बज गए सर, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। किडनैपर का पहला कॉल आया 9:30 बजे। आयुष अपनी क्लास से 6:05 पर निकला। एग्जिट स्टैम्प और सीसीटीवी ये कंफर्म करते हैं, लेकिन वो अपने बस स्टॉप पर नहीं जाकर कहीं और गया। उसने शोर भी नहीं मचाया, मतलब वो किडनैपर के साथ खुद गया। किडनैपर या किडनैपर्स
शायद उसकी जान पहचान वाले रहे। जानने वालों की कमी नहीं होगी सर। योगेश का मेडिकल स्टोर काफ़ी पॉपुलर है, पिछले 6 सालों से चल रहा है, जब से ग्वालियर से यहाँ उज्जैन शिफ्ट हुए थे। और योगेश का कहना है कि कभी उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। सर, शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी की है। हमारी पेट्रोल टीम भी गश्त पे है और उन सभी के पास आयुष की तस्वीर और डिटेल्स भी मौजूद है। प्रेशर बनाए रखो जगत। एक से ज़्यादा किडनैपर्स हो सकते हैं। हो सकता है नालखेड़ा से रैंसम कॉल हमें गुमराह करने के लिए जा रहे हैं। बच्चा शायद अभी भी उज्जैन में ही है। मैडम, मैं कल सुबह तक 3 लाख रुपए कैश अरेंज कर सकता हूँ। मैं दे दूंगा पैसे और ले आऊंगा मेरे बेटे को वापस। खत्म करते ये सब। योगेश जी, खत्म तो तब करेंगे ना जब किडनैपर का कॉल आएगा। आप मुझे एक बात बताइए, कौन कौन ये जानता है कि इतनी शॉर्ट नोटिस में आप 3 लाख रुपए इकट्ठा कर सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता मैडम, कौन कौन मेरे बारे में ये सब जानता है और कौन मेरे बेटे को अगवा कर सकता है। सुनिए, हम पैसे दे देंगे, उन्हें जो चाहिए सब दे देंगे। बस मेरा बेटा वापस चाहिए प्लीज। पार्वती जी, हमारी भी यही कोशिश है कि आपके बेटे को आपके पास जल्द से जल्द सही सलामत लौटा दें। सर, अभी तक कॉल नहीं आया। 6:05 पर आयुष और अमित अपनी क्लास से निकलते हैं और उसके बाद लड़का गायब। पीडी कोचिंग क्लासेस के एरिया में उस वक्त काफी ट्रैफिक होता है, भीड़ भाड़ होती है। इतनी भीड़ में आयुष को किडनैप करना नामुमकिन लगता है। आयुष जरूर किसी जान पहचान वाले के साथ गया होगा। 14 साल के लड़के ने भरोसा किया उस पर। उसी के फोन से रैंसम का कॉल किया गया सर। ये कॉल मुझे परेशान कर रहा है राकेश। क्या ये कॉल वाकई में जेन्युइन कॉल था फिरौती के लिए, या फिर कोई गेम है? और अभी तक कोई दूसरा कॉल भी नहीं आया। एग्जैक्टली। आखिर ये किडनैपर चाहता क्या है? समझ में नहीं आ रहा है, किसी की हमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी तो थी, और जब खुलासा हुआ कि वो कौन था, तब तिवारी परिवार पर अविश्वास की बिजली कड़क गई। ऐसा झटका लगा सभी को कि एक ही सवाल की बारिश होने लगी कि क्यों, आखिर क्यों? इस जुर्म का जो मकसद था, इस जुर्म के द्वारा मुजरिम जो हासिल करने निकला था, उस मकसद ने एक बाप को निचोड़ कर रख दिया। योगेश, योगेश, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं तेरा यार। ये काम सिर्फ रंजीत और किशोर का नहीं हो सकता। उनकी मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे भाई रंजीत, 3 प्लेट पकौड़े पार्सल देना, आलू और प्याज के मिक्स। जी योगेश जी, बस अभी गरम गरम तल देता हूँ। घर ही भिजवाने हैं? हाँ, बच्चे लोग जिद कर रहे हैं। आप दुकान संभालिए, मैं भिजवा देता हूँ। पता है कितनी बार मैंने रंजीत को मुफ्त में दवाई दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था उसकी कमाई बहुत कम है। देखिए यार, पता नहीं इसमें कितना सच है और कितना झूठ। बस सुनने में आया कि पुलिस ने अतुल कुमार को उठवा लिया है। अतुल? अरे देखिए सर, मुझे फंसाया जा रहा है सर। एक भजिया वाला और प्लम्बर में नाम लेते तो मैं गुनहगार हो गया सर। ये क्या बात हुई सर? आपको जरूर गलतफहमी हुई है सर। ये ऐसा नहीं कर सकते सर। साहब, ये रंजीत मेरे पास आया था, बोला पैसा मिलेगा, इसीलिए मैं उसके साथ गया। किसके कहने पर क्या? वो 1 हफ्ता पहले मेरे पास अतुल कुमार आया था। जिंदगी और भजिया ही चलते रहेगा रंजीत। अतुल जी, कुछ और आता तो करते ना। आप ही बताइए, कोई काम हो हमारे लायक? है, तेरे लायक काम है। पैसे बड़े हैं पर काम भी बड़ा है। क्या करना क्या होगा? भजिया नहीं तलना होगा, थोड़ा खतरनाक है। खतरनाक मतलब? कुछ हासिल करना हो जिंदगी में
तो खतरों से खेलना पड़ता है। आगे बोलिए। आगे नहीं, मेरे पीछे देख। कौन है वो? ये तो अपने योगेश जी हैं। पहली बात, अपना कोई नहीं होता। दूसरी बात, ये अब योगेश जी नहीं, सोने की मुर्गी है, सिर्फ सोने की मुर्गी। और इस मुर्गी का एक चूजा है, आयुष। भरोसेमंद आदमी चुन ले तो कर दे मेरा काम। दोनों को 1-1 लाख दूंगा। काम मतलब ये योगेश जी के बेटे आयुष को उठाना है, अगवा, किडनैप। आज पता है बहुत मजा आया। क्यों? दिनेश सर का लेक्चर था ना, हम पेपर्स पर उठा के फेंक रहे थे। वो तो बहुत मारते। तू कल जल्दी आ जाना। चल बाय। चल बाय। स्कूल के रास्ते तो भूल ही जा। छोटी बहन हमेशा साथ में रहती है। सबसे सही रहेगा ट्यूशन क्लास के बाद में उठाएंगे। करना पड़ेगा। चल बाय बाय, मैं जाऊँ। चल बाय। अरे आयुष। अरे रंजीत भैया आप? हाँ, कहाँ? घर की तरफ जा रहा है क्या? हाँ, अभी अभी क्लासेस से छूटा ना। अच्छा, तो बैठ जा, मैं छोड़ देता हूँ, वहीं जा रहा हूँ। घर की तरफ? हाँ हाँ ठीक है। अरे किशोर, यहाँ क्या कर रहा है तू? और साइकिल की तरह तेरी पंचर हो गई है। तो तेरी अच्छा हुआ मिल गया। आजा बैठ जा। हाँ। ये बसंती ट्रिपल उठा लेती है। आयुष आगे हो जाए, मेरा दोस्त है। अरे रंजीत भैया, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो एक छोटा सा काम है, वो कर लेते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। भैया एक काम कर, मुझे उतार दो। मम्मी टेंशन में आ जाएगी। मैं बस पकड़ के चला रहूँगा। अरे बैठे रहे यार, 2 मिनट का काम है। कहाँ रोज पाएंगे ऐसा काम? नहीं भैया, मुझे उतार दो, मुझे देरी हो जाएगी। अपहरण के दिन पूरी कोशिशों के बावजूद पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आयुष को कहां ले जाया गया था और वो किस हाल में था। अपहरण के अगले दिन पुलिस पर जबरदस्त दबाव बढ़ने लगा और तिवारी परिवार पर खौफ के घने बादल छाने लगे। सर, कांस्टेबल चौबे ने कई राउंड्स लगाए पर घर पर नजर रखता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया। सर अब बस, मैं सीधे बैंक जाता हूँ, पैसे निकलवाता हूँ। पैसे निकाल कर क्या करोगे योगेश? किडनैपर ने अभी तक दूसरा कॉल ही नहीं किया। योगेश जी, पार्वती जी, आप लोग दिमाग पर जोर देकर बताइए कि यहाँ उज्जैन में या फिर ग्वालियर में जहाँ आप लोग पहले रहते थे, वहाँ पे किसी से कोई अनबन, कोई झगड़ा या फिर कोई दुश्मनी? किसी से कोई दुश्मनी नहीं हमारी। ऐसे कैसे किसी पर भी इल्जाम लगा दे हम लोग? बेटा, आप और आयुष एक ही स्कूल में पढ़ते हो ना? आपके आयुष भैया का स्कूल में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, कोई अनबन, कोई तू में? सर स्कूल में किसी बच्चे का झगड़ा नहीं होता, और किसी का झगड़ा होगा तो कोई किसी को अगवा कर लेगा। हाँ कर लेगा। आप सोच भी नहीं सकते
कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर किडनैपिंग हो सकती है। इस वक्त हम एक छोटी सी तू मैमे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह से आयुष की किडनैपिंग हुई है, उसे ऐसा ही लगता है कि मामला कुछ पर्सनल है। किडनैपर ने फिरौती के लिए 3 लाख रुपए मांगे हैं और उसने ये जानने के लिए अभी तक दूसरा कॉल नहीं किया कि आप लोग पैसा जुटा पाए हो या नहीं। अगर ये किसी पेशेवर का काम होता तो अब तक जगह और टाइम दोनों बता चुका होता डिलीवरी के लिए। आपके जितने भी करीब के जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, कस्टमर्स हैं, सबके नाम, नंबर और प्रोफेशन हमें लिख कर दीजिए। हो सकता है कोई ऐसा हो जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। नशक अभी होने वाला था अपने स्टोर के सामने बंद भजिए के स्टॉल पर। नशक तब होने वाला था जब आयुष का पता चलता। अतुल इसके पीछे, मतलब अतुल के पीछे डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी। चल घर चलते हैं यार, वो काजल और भाभी की हालत खराब है। ये बात मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई? ये था बैर, ये थे दुश्मनी की वजह। किडनैपर का कॉल आया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। योगेश के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए, लेकिन कुछ बन नहीं रहा सर। आयुष के फोन रिकॉर्ड्स? सर आयुष के सारे कॉल्स उसके दोस्तों या फिर उसके माँ बाप को किए गए। राकेश, कुछ सीरियस गड़बड़ है। सर मैंने खबरियों को काम पे लगा दिया। योगेश का कोई ऐसा एंगल जो हमसे छुपा रह गया हो, और हिस्ट्री शीटर्स को भी काम पे लगा दिया। कहीं कोई ऐसा किडनैपिंग गैंग जिससे सुपारी मिली हो। सर पूजा इस योगेश तिवारी के मोहल्ले और उसकी दुकान के आसपास के सभी लोगों से पूछताछ कर रही है, ये देखने के लिए शायद कहीं कुछ छुपा रह गया हो या फिर हमें पता ना चला हो। या फिर छुपा रहे हो। क्या बात कर रहे हो मैडम? कब हुआ ये? पहले आप बताइए, योगेश तिवारी का किसी के साथ झगड़ा हुआ है? छोटी से छोटी बात कुछ याद आती है आपको? नहीं नहीं मैडम, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो तो ऐसे बच्चे के साथ कौन क्यों दुश्मनी निकालेगा? मैडम, बोलने में किसी को योगेश के किसी भी लड़ाई झगड़े की कोई खबर नहीं। और पार्वती तिवारी, उसका कोई मसला या अफेयर या कुछ? नहीं मैडम, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे लोग योगेश की बड़ी तारीफ करते हैं। तो फिर बच्चे को अगवा किया क्यों? किसी न किसी से कोई दुश्मनी जरूर हुई होगी। उस समय जब पुलिस इस अपहरण के पीछे कोई मोटिव, कोई मकसद ढूंढ रही थी, तब मकसद ठीक तिवारी परिवार की नाक के नीचे था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। पर वो उसके इरादे को सूंघ ही नहीं पा रहे थे। साहब, उनके पास क्या सबूत है साहब? मैंने उनको ये सब काम करने के लिए कहा साहब। क्या बोला था ये? क्या बोला था? कि उठा के बस मारना है, 1-1 लाख रुपए मिलेगा। हाँ 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 साहब, यही बोला था। फैसला हो गया कि आयुष को कहाँ से उठाना है। कहाँ से उठाओगे? ट्यूशन क्लास के बाहर से, वही सबसे सही जगह है। कब उठाओगे? कल काम हो जाएगा। ये एडवांस है, काम होने के बाद बाकी पैसे मिल जाएंगे। उठा के फिरौती मांगे ना। फिरौती से मुझे कोई मतलब नहीं है। आयुष को उठाओ, तुरंत मार दो। फिरौती मांगना है मांगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर फिरौती मिली तो तुम दोनों का बोनस होगा।
प्लीज मेरे को घर जाने दो रंजीत भाई, प्लीज रंजीत भाई घर जाने दो मेरे को। चुप बैठ। छोड़ दो मेरे को रंजीत भाई। उतार उतार, यहीं उतार। रंजीत भाई घर में सब परेशान हो गए, रंजीत भाई जाने दो प्लीज, प्लीज जाने दो, जाने दो, जाने दो, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो मेरे को। चुप चुप। सर, एक बुरी खबर है। लाश मिली? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? प्लीज बताइए ना, हॉस्पिटल क्यों आए हैं? आयुष ठीक है ना? ये कुछ नहीं बोल रही है, प्लीज कुछ बोलो ना। किधर ठीक आयुष? नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है? आज सुबह तनोड़िया में आयुष की लाश मिली है। चैतन्य नगर से ही कॉल था, 44467898। सिम कार्ड किसी रंजीत चौहान के नाम का है। फ्रेंड्स, रिलेटिव, कस्टमर्स की जो लिस्ट दी थी योगेश ने, उसमें रंजीत चौहान का नाम है? नो सर। रंजीत चौहान को जानते हो? रंजीत चौहान? चल साहब, अरे पर हुआ क्या? अरे कुछ तो बताइए साहब। लेकिन मैंने किया क्या, ये तो बताइए। आप ऐसे उठा के लेके जा रहे हैं साहब। क्या हुआ साहब? अरे क्या हुआ? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे भाई क्या हुआ? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, साहब छोड़ दो मुझे। अरे साहब मैं कह रहा हूँ ना। देख योगेश, मातल ने ये क्यों किया, अतुल के पीछे कौन है, ये सब पता करने में थोड़ा वक्त लगेगा। चल यार घर चलते हैं यार, आयुष का क्रियाक्रम भी करना है ना यार। हाँ सर, मैंने ही करवाया। क्यों? क्यों? उसने मेरे पेट पे लात मारी सर। 6 साल पहले तक यहाँ चैतन्य नगर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर था, मेरा। और फिर यादव का साहब मेरे सारे ग्राहक को अपनी तरफ करने लगा। अम्मा जी, ये रही आपकी दवाई, जल्दी से अच्छे हो जाइए, ठीक है? ये लीजिए आपकी। बोलिए राम जी भाई। अरे योगेश भाई, मुझे भी कोई दवाई दे दो। डॉक्टर ने ये दवाई लिख के दी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। 2 मिनट रुकिए प्लीज। एक एक करके मेरे सारे ग्राहकों को पटा कर रखने लगा सर। खुद दवाई प्रिस्क्राइब करके कभी डॉक्टर बनता तो कभी मुफ्त और उधार पर दवाइयाँ देके बड़ा अच्छा बनता सबकी नजर में। जानबूझकर मेरे धंधे को बर्बाद करने पे तुला हुआ था साहब वो। तो तूने उसके 14 साल के बच्चे को मरवा दिया। और मेरा बच्चा भूखा मरता साहब। वो मेरा बिजनेस बर्बाद कर चुका था। मैं कर करा के क्या करता था? खून उबलता था मेरा उसको देखकर। ओ अश्विन भैया, क्या बात है, बहुत मुरझाए हुए लग रहे हो। बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के यहाँ से आ रहा। दिखाइए पर्ची दिखाइए। अरे नहीं, रहने दो, मैं योगेश के यहाँ से दवा ले लूंगा। ये क्या बात कर दी आपने? हाँ, इतने साल से मेरे से दवाई ले रहे हो, ये अचानक योगेश से क्यों? हाँ, अरे दवाई भी वही है, दाम भी वही है। आइए चलिए। बात है कि मैं योगेश की दुकान से उधार लेता हूँ और वो भी दवा लेने के बाद में छोटी छोटी किश्तों में चुका देता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे हमसे उधार ले लो, हम भी उधार दे देंगे। हाँ, अतुल ने इस मोहल्ले में किसी को उधार नहीं दिया है और आपको देगा। चलिए आइए 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 आइए। जिद कर रहे हैं। आइए आइए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दवाई हम देते हैं आपको। सुनिए सुनिए ना, वो अतुल भाई साहब देखिए हमारे ग्राहक को अपनी तरफ खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या तरीका धंधा करने का अतुल जी? अश्विन भाई मेरी दुकान में आ रहे थे ना, आप ऐसे कैसे खींच के लेके गए मेरे ग्राहक को? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम्हारे जितने भी ग्राहक हैं ना, सबके सब मेरे हुआ करते थे। सबके साथ चुपड़ी चुपड़ी बातें करके अपनी तरफ घुमा लिया तुमने। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है,
सब अपनी मर्जी से आते हैं मेरी दुकान में, क्योंकि मैं अच्छी सर्विस देता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं करता हूँ, किसी और के ग्राहक को खींच कर ले जाते अपनी दुकान में चोरी चपाटे से। सामान संभाल के। हाँ, चोर किसको बोला? तो यहाँ चैतन्य नगर में सब कायदे से चल रहा था। ये कायदा है? यही कायदा है। वो डॉक्टर त्रिवेदी के वहाँ लोग जाते थे, फिर मेरे यहाँ आके दवाई खरीदते थे, जैसे दुनिया भर में होता है। पर तुम तो खुद डॉक्टर बने बैठे हो, खुद दवाई प्रिस्क्राइब करते हो। डॉक्टर त्रिवेदी भी खफा है तुमसे, उनके सारे पेशेंट तुमने अपनी तरफ कर लिए हो। वो तो हम शराफत दिखा रहे, कुछ कर नहीं रहे। अरे हम कुछ कर नहीं रहे तो इसका मतलब ये समझो मत कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे इलाके में घुस के हमारे ही धंधा चौपट कर रहे हो तुम। जाओ यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम संभाल सकते हो तो संभालो अपनी डूबती नैया को। दोनों के दोनों चोर हो चोर, तुम और डॉक्टर त्रिवेदी। जो दवाई की जरूरत नहीं वो भी प्रिस्क्राइब करते डॉक्टर त्रिवेदी, और तुम बेचते हो। दोनों मिलकर गरीबों को लूटते हो। अरे बंद करो ये सब, वरना एक दिन गरीबों की ऐसी हाई लगेगी कि ना ये दुकान भी बंद हो जाएगी। चोर कहीं। मुझे उसने चोर बोला था साहब, गलत तरीकों से मेरा बिजनेस हासिल कर लिया उसने। तो बस मैंने भी तय कर लिया, इसे चोट दूंगा और ऐसी चोट दूंगा जिसकी कोई दवा नहीं होगी। एक 14 साल के बच्चे को मरवाकर तूने चोट दी, अब मैं तुझे बताता हूं चोट क्या होती है। इतनी नफरत? हाँ योगेश, इतनी नफरत। अरे तुम मेरा गला काट देता। मेरा आयुष ने उसका क्या बिगाड़ा था? कितना अच्छा था मेरा आयुष, पढ़ना चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था। मेरा और पार्वती का सब कुछ था आयुष, हमारी आंखों का तारा था वो। तभी तो योगेश, तभी तो। सर ये सिर्फ अतुल का किया कराया नहीं हो सकता, इसके पीछे डॉक्टर त्रिवेदी है। ये सारी साजिश डॉक्टर त्रिवेदी की रची रचाई हुई है। कमाल कर रही हैं आप, दो केमिस्ट की लड़ाई में आप मुझे क्यों घसीट रही हैं, वो भी मर्डर के केस में? मेरे सीनियर आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्लीज चलिए हमारे साथ। देखिए मैम, आप समझ नहीं रही हैं। अतुल ने जो कुछ भी किया उसकी खबर मुझे या मेरे पिताजी को नहीं थी। और तो और हमें तो ये भी नहीं पता कि योगेश के बेटे का मर्डर हो गया। वो तो खबर आई न्यूज में, तब जाके पता चला। आई नो इट वाज रियली वेरी शॉकिंग। डॉक्टर साहब, आपका नाम आया है, पूछताछ तो बनती है। मैं मानता हूं रूल के हिसाब से ठीक नहीं है, पर ये कोई नई बात नहीं है डॉक्टर त्रिवेदी। बहुत से मेडिकल स्टोर वाले अपने कस्टमर्स को खुद दवाई बता देते हैं। पॉइंट क्या है आपका? तो पॉइंट ये है डॉक्टर साहब, योगेश भी अपने कस्टमर्स को खुद दवाई बता देता था, तो जाहिर सी बात है आपके पेशेंट कम हो रहे होंगे, और पेशेंट कम होने का मतलब है इनकम कम होना। सो व्हाट? एक अजीब वाहियात से एंगल पेश कर रहे हैं आप कि कोई केमिस्ट 4 पेशेंट्स को गैर कानूनी तरीके से सर्दी जुकाम पेट दर्द की दवाइयाँ खुद प्रेस्क्राइब करता था, इसलिए मैंने एक क्वालिफाइड एस्टेब्लिश डॉक्टर ने उसके बेटे का, उसके 14 साल के बेटे का मर्डर करवाया। नॉनसेंस। ये अनुमान भी कैसे लगाया आपने? डॉक्टर त्रिवेदी, विक्टिम के फादर ने डायरेक्टली आपका नाम लिया है, और उसका कहना यह है कि अतुल के पीछे आप हैं। नहीं, मैं किसी के पीछे नहीं हूं, सबसे आगे हूं मैं। आप बुलाइए अतुल को, पूछिए मेरे सामने क्या मैंने करवाया ये सब। बुलाइए उसे, पूछिए। झूठ बोलता हूं डॉक्टर, उन दोनों की सांठगांठ थी सब में सर, धंधे में भी और मेरे बेटे की हत्या करने में भी। मेरी वजह से उन दोनों का धंधा कम हो गया था। कोई सामने से नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूं। डॉक्टर दवाइयां प्रिस्क्राइब करता था और अतुल उसे बेचता था, और जरूर उस दवाई की बिक्री में डॉक्टर का कमीशन ना होगा। मेरी वजह से उन दोनों की मिलीभगत चल नहीं पाई। तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, गुस्से में हो, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, लेकिन ऐसे जोश में आकर हम किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं आपको बोलता हूं सर, मुझे पक्का यकीन है ये सब डॉक्टर त्रिवेदी का किया करा है सर। मेरे बेटे का कातिल जितना अतुल है उससे कहीं ज्यादा डॉक्टर त्रिवेदी है, खूनी है वो।
कबूल करो, हटो। कबूल करो तुम में हिम्मत नहीं थी और नहीं अतुल में मेरे धंधे को नुकसान पहुंचाने की। तुम दोनों की बेईमानी का धंधा मेरी ईमानदारी की वजह से चौपट हो चुका था, और इसका बदला तुमने कैसे लिया? मेरे मासूम बेटे का गला काटकर। नॉनसेंस बातें मत करो योगेश, मैं पुलिस में पहले बता चुका हूँ, अतुल से मेरा कोई वास्ता नहीं है, समझे? हटो। देखिए योगेश जी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं, मेरे पिताजी की इज्जत खराब करके। तुम चाहते हो ना मैं मेरी हद में रहूं, तो बोलो अपने बाप को अपना गुनाह कबूल करे, सबके सामने कबूल करे कि इन्होंने ही मेरे बेटे की हत्या करवाई है। एक भजिया तलने वाले एक प्लम्बर को चंद पैसे क्या दे दिए? तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पाप छुप गया, किसी को पता नहीं चलेगा? मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हारी पोल खोलूंगा, नंगा करूंगा मैं तुम्हें। बस अब एक लफ्ज और नहीं, हटो सामने से, हटो। मम्मी जा रही हूँ। रुको बेटा, संभल के जाना। हाँ काजल बेटा, आज के बाद तुम कभी अकेले नहीं जाओगी। बेटा बस करो, कितनी सजा दोगे खुद को? सजा तो उन्होंने मेरे मासूम बच्चे को दी, ताकि मुझे ऐसा घाव लगे जो कभी भरे नहीं। अतुल की दुकान बंद है, तुम दुकान खोल नहीं रहे हो, इलाके के सभी मरीज परेशान हैं, सजा उन सबको मिल रही है ना? कोई जिए या मरे मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता चाचा। मुझे मेरे बेटे के कातिलों को सजा दिलवानी है। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, और ये मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मेरे बेटे के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। योगेश के अंदर कुछ टूट चुका था। वो अपना काम तो किए जा रहा था, पर मानो वो कोई बेजान सी कठपुतली था जिसकी टोर किसी भयंकर अंधेरे में अटकी हुई थी। ये अंधेरा सिर्फ तब दूर हो सकता था जब उसे अपने बेटे के लिए इंसाफ मिलता, जो इस वक्त उसे अधूरा लग रहा था। सारे आरोपी जुडिशियल कस्टडी में है, बहुत जल्द हम चार्जशीट फाइल करने वाले हैं। लेकिन मुख्य आरोपी डॉक्टर त्रिवेदी है, जो अभी भी बाहर है। योगेश अतुल से हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार पूछताछ की है। डॉक्टर त्रिवेदी को भी 4 से 6 दफा हमने बुलाया है पूछताछ के लिए, लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिला। मुझे खुद अतुल से पूछताछ करनी है। कानून तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। कानून को अपना काम करने दो, भरोसा रखो उन पर। योगेश भरोसा नहीं कर पाया, उसका घाव नहीं भर पाया। घाव नासूर बन चुका था। योगेश अब उसका इलाज खुद करने पर उतर आया था। उसके इस नासूर के ज्वालामुखी में उबलते लावा को कोई नहीं देख पाया था, जो फटने की कगार पर था। जी, मेरा नाम योगेश तिवारी है, उस्मान से बात करनी है। उस्मान। हाँ जी कहिए। एक काम है तुमसे, मुझे एक बंदूक चाहिए। मैंने पढ़ा तुम्हारे बारे में अखबार में, तुम हथियार बेचते पकड़े गए थे। अभी अभी तुम्हारी जमानत हुई है, मुझे कितनी जल्दी हथियार मिल सकते हैं? हथियार या तो पुलिस वालों के हाथ में होते हैं या फिर क्रिमिनल के, और क्रिमिनल तो तुम कहीं से लगते नहीं हो, तो फिर तुम्हें हथियार क्यों चाहिए? बंदूक की जो भी कीमत है तुम्हें मिल जाएगी।
हथियार के साथ हथियार भी दिला सकता हूँ। जरूरत नहीं है। पापा, अब स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। पहले भैया आते थे ना मेरे साथ। क्या हुआ? डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी का लड़का मनोज, डेड ऑन अराइवल, 4 गोलियां दागी गई थी। डॉक्टर त्रिवेदी, उन पर गोली नहीं चलाई गई है, उनके सिर पर पिस्टल से मारा गया है। मेरा निशाना सिर्फ मनोज था। तुमने डॉक्टर त्रिवेदी के सर पर भी मारा, गन से मारा। मैंने सिर्फ सर पे मारा क्योंकि मैं चाहता था कि डॉक्टर त्रिवेदी जिंदा रहे और तड़पे मेरी तरह। बेटा खोने का दर्द क्या है आप वो समझेगा। योगेश, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, डॉक्टर त्रिवेदी का तुम्हारे बेटे आयुष के मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। जरूर था इंस्पेक्टर, जरूर था। 4 महीने हो गए उन्होंने मेरे बेटे को मारे हुए, और इन 4 महीनों में न जाने कितनी बार लगातार डॉक्टर त्रिवेदी ने हर वो मुमकिन कोशिश की अतुल, रंजीत और किशोर को छुड़वाने के लिए। इस बात को आप झुठला सकते हैं क्या? नहीं, यह सच है कि डॉक्टर त्रिवेदी ने अतुल की जमानत करवाने की कोशिश की। वो सिर्फ इसलिए कि अतुल की दुकान 4 महीने से बंद थी, उसके घर की हालत ठीक नहीं। बाकी दोनों ही अकेले रहते। डॉक्टर त्रिवेदी सिर्फ उनकी मदद कर रहे थे। डॉक्टर त्रिवेदी का तुम्हारे बेटे आयुष के मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर त्रिवेदी ने मेरे मासूम बच्चे का कत्ल करवा दिया, और अब भी आप कहते हैं कि वो बेकसूर है। यस, कानून ने डॉक्टर त्रिवेदी को बेकसूर करार दिया है। कानून ने। मेरे कानून ने नहीं, मेरे कानून ने उसे सजा दे दी। अब वो समझेगा कि बेटा खोने का दर्द क्या होता है। अब उसे वो एहसास होगा। इस देश में एक ही कानून है। जिस तरह तुम्हारे बेटे के कातिलों को सजा मिलेगी, तुमने भी एक कत्ल किया है, उसके कत्ल की सजा तुम्हें भी मिलेगी। अब तुम अपना बेटा खोने के साथ साथ अपनी पत्नी, अपनी बेटी से भी दूर रहने का तरसोगे। आयुष को खोने का दर्द मैं सहन नहीं कर पाया पार्वती। मैं भी नहीं सह पाई अपने बेटे को खोने का दर्द। काजल भी नहीं सह पाई अपने भाई को खोने का दर्द।
अब मैं अपने पति को खोने का दर्द सहूंगी और काजल अपने पिता को। अब इस दर्द को मिटाने के लिए हम किसका कत्ल करें? हासिल ना अतुल को कुछ हासिल हुआ और ना ही उसकी फैमिली को। बस दर्द का दायरा बढ़ता गया। योगेश को भी दरअसल कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिवाय इस बात के कि अब उसकी जिंदगी लंबे अरसे तक जेल में कटेगी। डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी के खिलाफ पुलिस को अब तक एक सिंगल सुराग नहीं मिला है। अतुल कुमार, रंजीत चौहान, किशोर साहू, इन तीनों के खिलाफ योगेश के बेटे आयुष के अपहरण और उसके कत्ल के लिए चार्जशीट फाइल की गई है। दूसरी ओर योगेश के खिलाफ डॉक्टर त्रिवेदी के बेटे मनोज के कत्ल का केस शुरू होने वाला है। कहते हैं कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, लेकिन यह एक कटु सत्य है कि कंपटीशन हमेशा हेल्दी नहीं रहते। ऊंचाई पर चढ़ते वक्त दूसरों की सीढ़ियां खींचकर अपनी सीढ़ी से जोड़ लेना, यह ना सिर्फ प्रचलित है बल्कि कुछ लोग तो इस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर डालते हैं। पर एक लकीर होती है कॉमन सेंस और कानून के डर की, जो पार नहीं की जाती, वरना विध्वंस निश्चित होता है। दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कोई किसी का नहीं होता। ये सब शायद सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि ये दुनिया हमसे बनी हुई है। हमारे गुण दुनिया के गुण बन जाते हैं। इसलिए अगर हम सब मिलकर ये सोचें कि हम इस कंपटीशन की अंधी रेस में भाग नहीं लेंगे, तो वो फैसला भी पत्थर की लकीर बन सकता है। ईमानदारी, खुददारी और उसूलों से आज तक कोई बर्बाद नहीं हुआ है, पर बेईमानी और छल कपट से भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी सीआईडी के एपिसोड के बाद एक और नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।